एपिसोड 4 मैं अपने ही बिस्तर पर जागा। यदि ये सपना न हो तो निश्चय ही काउंट मुझे यहां उठाकर लाया होगा। मैंने इस विषय में स्वयं को संतुष्ट करने का प्रयास किया, पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। निश्चय ही कुछ छोटे छोटे प्रमाण थे, जैसे मेरे कपड़े मोड़कर इस प्रकार रखे गए थे, जैसा मेरी आदत नहीं है। मेरी घड़ी खुली हुई थी, जबकि मैं सोने से पहले उसे अवश्य चाबी देता हूं। ऐसे और भी कई संकेत थे, पर ये निर्णायक प्रमाण नहीं थे, क्योंकि संभव है कि मेरा मन सामान्य अवस्था में न रहा हो और किसी कारणवश मैं बहुत विचलित रहा हो। मुझे प्रमाण की प्रतीक्षा करनी होगी। एक बात से मैं प्रसन्न हूं, यदि काउंट मुझे उठाकर लाया और मेरे कपड़े उतारे तो उसने ये कार्य जल्दबाजी में किया होगा, क्योंकि मेरी जेबें सुरक्षित है। ये डायरी उसके लिए एक रहस्य होती जिसे वो सहन नहीं करता। वो इसे ले लेता या नष्ट कर देता। इस कमरे को चारों ओर देखते हुए जो मुझे भय से भर देता था, अब ये किसी शरण स्थली जैसा लगता है, क्योंकि उन भयानक स्त्रियों से बढ़कर कुछ भी डरावना नहीं, जो थी, जो है और जो मेरा रक्त चूसने की प्रतीक्षा कर रही है। 18 मई, आज मैं दिन के उजाले में फिर उस कमरे को देखने गया, क्योंकि मुझे सच्चाई जाननी ही थी। जब मैं सीढ़ियों के ऊपर द्वार तक पहुंचा तो वो बंद मिला। वो इतनी जोर से चौखट से टकराकर बंद किया गया था कि लकड़ी का एक भाग टूट गया था। स्पष्ट था कि कुंडी अंदर से लगी हुई थी, ताला नहीं लगाया गया था। मुझे भय है कि ये कोई सपना नहीं था और मुझे इसी धारणा पर कार्य करना होगा। 19 मई, मैं अब पूरी तरह जाल में फंस चुका हूं। बीती रात काउंट ने अत्यंत मधुर स्वर में मुझसे 3 पत्र लिखने को कहा। एक ये बताते हुए कि मेरा काम लगभग पूरा हो चुका है और मैं कुछ ही दिनों में घर लौटूंगा। दूसरा ये कि मैं पत्र की तारीख के अगले ही दिन रवाना हो रहा हूं। और तीसरा ये कि मैं किले से निकलकर बिस्ट्रिट्स पहुंच चुका हूं। मैं विरोध करना चाहता था, पर वर्तमान परिस्थितियों में काउंट से खुलकर टकराना पागलपन होता, जब मैं पूरी तरह उसकी शक्ति में हूं। इनकार करने से उसका संदेह और क्रोध भड़कता। वो जानता है कि मैं बहुत कुछ जान चुका हूं और इसलिए मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए। मेरा एकमात्र अवसर समय को खींचना है। शायद कोई घटना मुझे भागने का अवसर दे दे। उसकी आंखों में वही संचित क्रोध था जो तब दिखा था जब उसने उस सुंदर स्त्री को अपने से दूर फेंक दिया था। उसने कहा कि डाक व्यवस्था अनिश्चित है और अभी लिखे गए पत्र मेरे मित्रों को शांति देंगे। उसने इतने जोर से ये भी आश्वासन दिया कि बाद के पत्रों को वो रोक लेगा कि यदि मेरी यहां रहने की अवधि बढ़ जाए तो वे समय पर भेजे जाए। विरोध करना संदेह को जन्म देता। अतः मैंने उसकी बात मानने का नाटक किया और पूछा कि पत्रों पर कौन सी तारीख डालूं। उसने 1 मिनट सोचा और कहा, पहला 12 जून, दूसरा 19 जून और तीसरा 29 जून। अब मैं अपने जीवन की अवधि जान चुका हूं। ईश्वर मेरी सहायता करे। 28 मई, यहां से भागने या कम से कम घर समाचार भेजने का एक अवसर है। सजगैनी लोगों का एक दल किले में आया है और आंगन में डेरा डाले हुए है। ये जिप्सी है। मेरी पुस्तक में इनके विषय में विवरण है। ये इस क्षेत्र के विशिष्ट लोग हैं, हालांकि संसार भर के जिप्सियों से जुड़े हुए हैं। हंगरी और ट्रांसिल्वेनिया में इनकी संख्या हजारों में है और ये लगभग किसी कानून के अधीन नहीं होते। ये किसी बड़े कुलीन या बोयार से जुड़ जाते हैं और उसी का नाम अपनाते हैं। ये निडर होते हैं और धर्महीन, केवल अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं। ये केवल अपनी रोमानी भाषा बोलते हैं। मैं घर पत्र लिखूंगा और उनसे उन्हें भेजने का प्रयास करूंगा। मैंने खिड़की से उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने टोपी उतारकर प्रणाम किया और कई संकेत दिए, पर न उनकी भाषा समझ सका, न उनके संकेत। मैंने पत्र लिख दिए हैं। मीना का पत्र शॉर्टहैंड में है और मैंने श्री हॉकिंस से केवल इतना कहा है कि वे उससे संपर्क करें। मीना को मैंने अपनी स्थिति बताई है, पर उन भयावताओं के बिना जिनका मैं केवल अनुमान ही कर सकता हूं। यदि मैंने सब कुछ लिख दिया होता
तो वो भय से मर ही जाती। यदि पत्र न पहुंचे तो भी काउंट मेरे रहस्य और मेरे ज्ञान की सीमा से अनजान रहेगा। मैंने पत्र दे दिए, उन्हें सोने के सिक्के के साथ खिड़की की सलाखों से नीचे फेंक दिया और जितने संकेत कर सका किए कि उन्हें डाक में डाले। जिसने पत्र लिए उसने उन्हें अपने हृदय से लगाया और झुककर प्रणाम किया, फिर अपनी टोपी में रख लिया। मैं और कुछ नहीं कर सका। मैं अध्ययन कक्ष में लौट आया और पढ़ने लगा। काउंट नहीं आया, इसलिए मैंने यहां लिखा। काउंट आ गया। वो मेरे पास बैठा और अपनी सबसे चिकनी आवाज में 2 पत्र खोलते हुए बोला, सजगैनी ने मुझे ये दिए हैं। मैं नहीं जानता ये कहां से आए, पर मैं इनका ध्यान अवश्य रखूंगा। देखिए, उसने उन्हें देखा होगा। एक आपके द्वारा मेरे मित्र पीटर हॉकिंस को है। दूसरा, ये कहते हुए उसने लिफाफा खोला और अजीब चिन्ह देखे। उसके चेहरे पर अंधेरा छा गया और उसकी आंखें क्रोध से जल उठीं। दूसरा एक घिनौनी वस्तु है, मित्रता और आतिथ्य का अपमान। ये हस्ताक्षरित नहीं है। अच्छा, तो इसका कोई महत्व नहीं। और उसने पत्र और लिफाफे को दीपक की लौ में जला दिया। फिर बोला, हॉकिंस को लिखा पत्र मैं अवश्य भेजूंगा। आपके पत्र मेरे लिए पवित्र है। क्षमा करें मित्र, अनजाने में मैंने मोहर तोड़ दी। क्या आप इसे फिर से बंद करेंगे? उसने पत्र मुझे दिया और नए लिफाफे के साथ झुककर सौंप दिया। मैं चुपचाप उसे संबोधित कर लौटा दिया। उसके जाने पर मैंने चाबी की हल्की आवाज सुनी। दरवाजा बंद था। कुछ घंटे बाद वो फिर आया। मैं सोफे पर सो गया था। वो बहुत विनम्र था और बोला, आप थके हैं, बिस्तर पर जाए। विश्राम सबसे उत्तम है। मैं अपने कमरे में गया और बिना सपना देखे सो गया। निराशा की भी अपनी शांति होती है। 31 मई। आज सुबह मैंने सोचा कि अपने बैग से कागज और लिफाफे निकालकर जेब में रख लूं, ताकि अवसर मिलने पर लिख सकूं। पर फिर एक आघात। हर कागज गायब था। मेरे सभी नोट्स, यात्रा और रेल से जुड़े विवरण, मेरा क्रेडिट पत्र, सब कुछ। मैंने सोचा और फिर संदूक और अलमारी खोजी जिस सूट में मैं यात्रा करके आया था। वो, मेरा ओवरकोट और कंबल सब गायब थे। ये किसी नई साजिश का संकेत था। 17 जून। आज सुबह मैंने चाबुकों की आवाज और घोड़ों की टापें सुनी। खिड़की से देखा, 2 बड़े वैगन आंगन में आए, हर एक में 8 घोड़े। मैंने नीचे जाने की कोशिश की, पर मेरा दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने उन्हें पुकारा, पर सजगैनी सरदार ने कुछ कहा और वे हंस पड़े। वे भारी लकड़ी के बक्से उतार रहे थे, खाली प्रतीत होते थे। काम पूरा कर वे चले गए। 24 जून। रात को काउंट जल्दी चला गया। मैंने दक्षिण की खिड़की से देखा और उसे मेरे कपड़ों में दीवार से उतरते देखा। ये उसकी नई चाल थी, लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं बाहर घूम रहा हूं, ताकि उसके अपराध मुझ पर थोपे जा सकें। चांदनी में धूल के कण घूमते दिखे। मुझे सम्मोहित सा अनुभव हुआ। तभी कुत्तों की आवाज आई और वे 3 भयानक स्त्रियां आकार लेने लगी। मैं चीखता हुआ भागा। बाद में आंगन में एक स्त्री की चीख सुनाई दी, राक्षस, मेरा बच्चा लौटा दे। फिर भेड़ियों का झुंड आया। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। मैं रो पड़ा। मैं क्या करूं? कैसे बचूं? 25 जून। सुबह की रोशनी ने मुझे साहस दिया। रात को मेरा पहला पोस्टडेटेड पत्र भेजा जा चुका है। मुझे दिन में ही कुछ करना होगा। मैंने सोचा, काउंट रात में सक्रिय रहता है। यदि वो दीवार से जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूं। मैं प्रयास करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। अलविदा, मीना। उसी दिन, बाद में, मैं सफल रहा। मैंने दीवार से उतरकर उसके कमरे में प्रवेश किया। कमरा खाली था। वहां सोने का ढेर था। रोमन, ब्रिटिश, तुर्की सिक्के, सदियों पुराने। एक गुप्त मार्ग से नीचे गया। वहां एक पुराना चैपल था। लकड़ी के बक्सों में नई मिट्टी भरी थी। तीसरे तहखाने में एक बक्से में काउंट पड़ा था। मृत या सोया हुआ, कह नहीं सकता। आंखें खुली थी, होंठ लाल थे,
पर कोई श्वास नहीं। उसकी आंखों में घृणा देखकर मैं भाग आया। 29 जून, आज मेरी अंतिम पत्र तिथि है। काउंट फिर मेरे कपड़ों में बाहर गया। मैं उसे नष्ट करना चाहता था, पर कोई हथियार उस पर असर नहीं करता। मैं पुस्तकालय में लौटा और पढ़ते पढ़ते सो गया। काउंट ने मुझे जगाया और अत्यंत कठोर दृष्टि से देखते हुए बोला, कल मेरे मित्र, हमें विदा होना होगा। आप अपने सुंदर इंग्लैंड लौटेंगे और मैं ऐसे कार्य पर जाऊंगा जिसका अंत ऐसा हो सकता है कि हम फिर कभी न मिले। आपका घर भेजा गया पत्र रवाना कर दिया गया है। कल मैं यहां नहीं रहूंगा, पर आपकी यात्रा की सारी तैयारी रहेगी। सुबह सजगैनी आएंगे, जिन्हें यहां अपना कुछ काम करना है, और कुछ स्लोवाक भी आएंगे। उनके चले जाने के बाद मेरी बग्घी आपके लिए आएगी और आपको बोर्गो पास तक ले जाएगी, जहां बुकोविना से बिस्ट्रिट जाने वाली डिलीजेंस मिलेगी। पर मुझे आशा है कि कैसल ड्रैकुला में मैं आपको फिर देखूंगा। मैंने उस पर संदेह किया और उसकी ईमानदारी परखने का निश्चय किया। ईमानदारी, ऐसे राक्षस के साथ इस शब्द का प्रयोग करना ही अपवित्रता सा लगता है। इसलिए मैंने सीधे पूछा, मैं आज रात ही क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि प्रिय महोदय, मेरा सारथी और घोड़े एक काम से बाहर गए हुए हैं, पर मैं खुशी खुशी पैदल चला जाऊंगा। मैं तुरंत यहां से निकलना चाहता हूं। वो मुस्कराया, इतनी कोमल, चिकनी, शैतानी मुस्कान की मुझे समझ आ गया कि इस चिकनाहट के पीछे कोई चाल है। उसने कहा, और आपका सामान? मुझे उसकी परवाह नहीं, मैं उसे किसी और समय मंगवा लूंगा। काउंट खड़ा हुआ और ऐसी मधुर शिष्टता से बोला कि मुझे अपनी आंखें मलनी पड़ी। वो इतनी वास्तविक लग रही थी। आप अंग्रेजों की एक कहावत है जो मेरे हृदय के निकट है, क्योंकि उसकी आत्मा हमारे बोयारों को भी शासित करती है। आने वाले का स्वागत करो, जाने वाले अतिथि को शीघ्र विदा करो। आइए मेरे प्रिय युवा मित्र, मेरी इच्छा के विरुद्ध आप मेरे घर में 1 घंटा भी नहीं रुकेंगे। यद्यपि आपके जाने का मुझे दुख है और ये इच्छा भी इतनी अचानक है। आइए। दीपक लेकर वो गंभीर गरिमा के साथ मुझे सीढ़ियों से नीचे और हॉल के साथ ले चला। अचानक वो रुका। सुनिए, पास ही कई भेड़ियों की हुआ सुनाई दी। ऐसा लगा मानो उसके हाथ उठते ही ये ध्वनि उभर आई हो, जैसे किसी महान वाद्यवृंद का संगीत संचालक की छड़ी के उठते ही छलांग मार देता है। क्षण भर रुककर वो उसी गरिमामय चाल से द्वार तक पहुंचा। भारी कुंडे खींचे, मोटी जंजीरें खोली और द्वार खोलने लगा। मेरे तीव्र आश्चर्य के लिए मैंने देखा कि द्वार ताला रहित था। संदेह से मैंने चारों ओर देखा, पर किसी प्रकार की कोई चाबी न दिखी। जैसे ही द्वार खुलने लगा, बाहर भेड़ियों की हुआ और भी उग्र और क्रोधित हो गई। उनके लाल जबड़े दांत चबाते हुए और उनके कुंद पंजे कूदते हुए खुलते द्वार से भीतर दिखाई देने लगे। तब मुझे ज्ञात हुआ कि उस क्षण काउंट से संघर्ष करना व्यर्थ है। ऐसे सहयोगियों के रहते मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर भी द्वार धीरे धीरे खुलता रहा और केवल काउंट का शरीर उस दरार में खड़ा था। अचानक मुझे लगा कि यही मेरे विनाश का क्षण और साधन हो सकता है। मुझे भेड़ियों को सौंपा जा रहा था और मेरी ही प्रेरणा से इस विचार में इतनी शैतानी दुष्टता थी जितनी काउंट के योग्य थी। अंतिम उपाय के रूप में मैंने चिल्लाकर कहा, द्वार बंद कर दीजिए। मैं सुबह तक प्रतीक्षा करूंगा। और अपनी कड़वी निराशा के आंसू छिपाने के लिए मैंने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। अपनी शक्तिशाली बाह के एक ही झटके में काउंट ने द्वार पटककर बंद कर दिया और भारी कुंडे खड़खड़ाते हुए अपनी जगह जा लगे। उनकी गूंज पूरे हॉल में फैल गई। हम मौन में पुस्तकालय लौटे और 1-2 मिनट बाद मैं अपने कमरे में चला गया। काउंट ड्रैकुला को मैंने आखिरी बार यही देखा। वो मेरी ओर हाथ चूमकर विदा ले रहा था। उसकी आंखों में विजय की लाल चमक थी और उसके होठों पर ऐसी मुस्कान थी जिस पर नरक में भी यहूदा गर्व कर सकता। जब मैं अपने कमरे में था और लेटने ही वाला था, मुझे लगा कि द्वार पर फुसफुसाहट हो रही है। मैं चुपके से गया और सुनने लगा। यदि मेरे कान धोखा न दे रहे हों तो वो काउंट की आवाज थी।
वापस वापस अपने स्थान पर। तुम्हारा समय अभी नहीं आया है। प्रतीक्षा करो, धैर्य रखो। आज की रात मेरी है, कल रात तुम्हारी होगी। एक धीमी, मधुर हंसी की लहर उठी। क्रोध में मैंने द्वार खोल दिया और बाहर उन 3 भयानक स्त्रियों को होंठ चाटते देखा। मुझे देखते ही वे भयानक हंसी में फूट पड़ी और भाग गई। मैं अपने कमरे में लौटा और घुटनों के बल गिर पड़ा। क्या अंत इतना निकट है? कल, कल प्रभु मेरी सहायता करें, और उनकी भी जिन्हें मैं प्रिय हूं। 30 जून, ये संभवतः इस डायरी में मेरे द्वारा लिखे गए अंतिम शब्द हैं। मैं भोर से ठीक पहले तक सोता रहा और जागते ही घुटनों के बल गिर पड़ा, क्योंकि मैंने निश्चय किया था कि यदि मृत्यु आए तो मुझे तैयार पाए। अंततः मैंने वायु में वो सूक्ष्म परिवर्तन महसूस किया और जान गया कि सुबह हो गई है। फिर स्वागत योग्य मुर्गे की बांग सुनाई दी और मुझे लगा कि मैं सुरक्षित हूं। हर्षित हृदय से मैंने द्वार खोला और हॉल की ओर दौड़ा। मैंने देखा था कि द्वार खुला है और अब पलायन मेरे सामने था। उत्सुकता से कांपते हाथों से मैंने जंजीरें खोली और भारी कुंडे पीछे खींचे, पर द्वार हिला तक नहीं। निराशा ने मुझे जकड़ लिया। मैंने द्वार को बार बार खींचा और झकझोरा, यहां तक कि वह अपने चौखट में खड़खड़ाने लगा। मैं देख सकता था कि कुंडी लगी हुई थी। काउंट से अलग होने के बाद द्वार फिर से बंद कर दिया गया था। तभी किसी भी जोखिम पर चाबी पाने की उन्मत्त इच्छा मुझ पर सवार हो गई और मैंने वही निश्चय किया कि फिर से दीवार चढ़कर काउंट के कमरे में जाऊंगा। वह मुझे मार सकता था, पर अब मृत्यु मुझे कम बुरा विकल्प लग रही थी। बिना रुके मैं पूर्वी खिड़की तक दौड़ा और पहले की तरह दीवार से उतरकर काउंट के कमरे में जा पहुंचा। कमरा खाली था, जैसा कि मुझे अपेक्षित था। कहीं चाबी न दिखी, पर सोने का ढेर वही था। मैं कोने के द्वार से होकर घुमावदार सीढ़ी से नीचे उतरा और अंधेरे मार्ग से पुराने चैपल तक पहुंचा। अब मुझे भली भांति पता था कि उस राक्षस को कहाँ खोजना है। वो बड़ा बक्सा उसी स्थान पर था, दीवार के पास। ढक्कन उस पर रखा था, बंद नहीं किया गया था, पर कीलें अपनी जगह तैयार थी कि ठोक दी जाए। मुझे चाबी के लिए शरीर तक पहुंचना था, इसलिए मैंने ढक्कन उठाया और दीवार से टिका दिया। और तब मैंने वह देखा जिसने मेरी आत्मा तक को भय से भर दिया। वहां काउंट पड़ा था, पर ऐसा लग रहा था मानो उसकी युवावस्था आधी लौट आई हो। उसके सफेद बाल और मूछें गहरे लोहे से धूसर हो गए थे, गाल भरे हुए थे और सफेद त्वचा के नीचे से माणिक सा लाल रंग झलक रहा था। मुंह पहले से भी अधिक लाल था, क्योंकि होंठों पर ताजा रक्त के थक्के थे, जो कोनों से रिसकर ठोड़ी और गर्दन पर बह रहे थे। गहरी, जलती आंखें भी सूजी हुई मांसलता में धंसी सी लग रही थी। पलकों और नीचे की थैलियों में सूजन थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो ये समूचा भयानक प्राणी रक्त से ठसाठस भरा हो। वो एक गंदे जोंक की तरह पड़ा था, तृप्ति से चूर। मैं कांप उठा जब झुककर उसे छूने गया। मेरे भीतर की हर इंद्रिय उस स्पर्श के विरुद्ध विद्रोह कर रही थी, पर मुझे तलाश करनी ही थी, नहीं तो मैं नष्ट हो जाता। आने वाली रात शायद मेरे अपने शरीर को भी उन्हीं 3 भयावह स्त्रियों के लिए वैसा ही भोज बना दे। मैंने पूरे शरीर की तलाशी ली, पर चाबी का कोई संकेत न मिला। तब मैं रुका और काउंट की ओर देखा। सूजे हुए चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान थी, जिसने मुझे उन्माद की कगार पर पहुंचा दिया। यही वो प्राणी था जिसे मैं लंदन स्थानांतरित कराने में सहायता कर रहा था, जहां शायद आने वाले सदियों तक अपनी भीड़ भाड़ वाली आबादी के बीच वह रक्तलालसा तृप्त करता और अजहायों पर पलने वाले अर्धराक्षसों का नया फैलता हुआ चक्र रचता। ये विचार ही मुझे पागल कर देने को काफी था। संसार को ऐसे राक्षस से मुक्त करने की भयानक इच्छा मुझ पर छा गई। कोई घातक हथियार हाथ में नहीं था, पर मैंने वो फावड़ा उठा लिया जिससे मजदूर बक्सों में मिट्टी भर रहे थे। उसे ऊंचा उठाकर मैंने धार नीचे की ओर रखते हुए घृणित चेहरे पर प्रहार किया, पर
उसी क्षण सिर घूम गया और उसकी आंखें मुझ पर टिक गई। बेसिलिस्क सा भयावह ज्वालामुखी सा तेज लिए। ये दृश्य मुझे जड़ कर गया। फावड़ा मेरे हाथ में घूम गया और चेहरे से फिसलकर माथे के ऊपर गहरी चोट भर कर सका। फावड़ा मेरे हाथ से छूटकर बक्से पर गिर पड़ा और खींचते समय उसकी धार ढक्कन के किनारे अटक गई। ढक्कन फिर से गिर पड़ा और उस भयानक वस्तु को मेरी दृष्टि से छिपा गया। मेरी अंतिम झलक उस सूजे हुए रक्तरंजित चेहरे की थी, दुष्टता की स्थिर मुस्कान के साथ, जो अधोलोक के सबसे निचले नरक में भी अपनी जगह बना ले। मैं सोचता ही रहा कि अगला कदम क्या हो, पर मेरा मस्तिष्क जैसे जल रहा था और निराशा की भावना मुझ पर छाती जा रही थी। तभी दूर से प्रसन्न स्वरों में गाया जाता एक जिप्सी गीत सुनाई दिया। करीब आता हुआ और उसके बीच भारी पहियों की गड़गड़ाहट और चाबुकों की चटाखे। काउंट जिन सजगैनी और स्लोवाकों की बात कर रहा था, वे आ रहे थे, आखिरी बार चारों ओर और उस बक्से की ओर देखकर जिसमें वो घृणित शरीर था। मैं वहां से भागा और काउंट के कमरे में जा पहुंचा। निश्चय कर लिया कि जैसे ही द्वार खुलेगा मैं बाहर झपटूंगा। कान लगाकर मैंने नीचे बड़ी ताले में चाबी के घूमने की चरमराहट और भारी द्वार के खुलने की आवाज सुनी। अवश्य ही प्रवेश का कोई और मार्ग रहा होगा, या किसी के पास किसी बंद द्वार की चाबी थी। फिर अनेक पैरों की धमक और किसी गलियारे में गूंजती हुई उनकी आवाज धीमी पड़ती चली गई। मैं फिर से तहखाने की ओर भागने को मुड़ा कि शायद नया प्रवेश मिल जाए, पर उसी क्षण हवा का एक तीव्र झोंका आया और घुमावदार सीढ़ी का द्वार जोर से बंद हो गया। चौखट से धूल उड़ने लगी। जब मैंने उसे खोलने को धक्का दिया तो पाया कि वो निराशाजनक रूप से बंद था। मैं फिर कैदी बन चुका था और विनाश का जाल मेरे चारों ओर और कसता जा रहा था। जब मैं लिख रहा हूं, नीचे गलियारे में अनेक पैरों की धमक और भारी बोझों के जोर से रखे जाने की आवाजें आ रही हैं। निस्संदेह मिट्टी से भरे बक्से, हथौड़ों की ठक-ठक सुनाई दे रही है। बक्सा कील ठोंकर बंद किया जा रहा है। अब फिर से भारी पैरों की आवाजें हॉल में गूंज रही हैं और उनके पीछे कई आलसी कदम। द्वार बंद है, जंजीरें खड़खड़ा रही हैं, ताले में चाबी की घरघराहट है। मैं चाबी निकाले जाने की आवाज सुनता हूं। फिर एक और द्वार खुलता और बंद होता है। ताले और कुंडे की चरमराहट सुनाई देती है। सुनो, आंगन में और पथरीले रास्ते पर भारी पहियों की गड़गड़ाहट, चाबुकों की चटाखे और सजगैनी का सामूहिक गीत दूर जाता हुआ। मैं किले में उन भयानक स्त्रियों के साथ अकेला हूं। छी, मीना एक स्त्री है और उनके साथ उसका कोई मेल नहीं। वे अधोलों की दानविया है। मैं उनके साथ अकेला नहीं रहूंगा। मैं किले की दीवार को पहले से भी आगे तक चढ़ने का प्रयास करूंगा। कुछ सोना अपने साथ ले जाऊंगा, कहीं आगे जरूरत पड़े। शायद इस भयानक स्थान से निकलने का कोई मार्ग मिल जाए। और फिर घर की ओर, सबसे तेज और निकटतम ट्रेन की ओर, इस शापित स्थान से दूर, इस शापित भूमि से दूर, जहां शैतान और उसकी संतानें अब भी धरती पर चलती है। कम से कम ईश्वर की दया उन राक्षसों की दया से बेहतर है। और खड़ी चट्टान ऊंची और तीखी है। उसके पांव तले मनुष्य मनुष्य की तरह सो सकता है। विदा सबको। मीना, ये थी आज की कहानी। आगे की एपिसोड देखने के लिए बने रहिए फ्यूचर लेंस के साथ।